अस्सलाम वालेकुम। अम, वालेकुम सलाम। जी मेरा नाम खदीजा है, जैसे अकलीमा ने बताया आपको। और मैं आपको एक स्क्रिप्ट से आज पढ़ूंगी, जो मेरा अभी ऑनगोइंग रिसर्च है। जैसे आपको बताया, मेरा रिसर्च इससे पहले तक सिद्दी और हदरामी डायस्पोरिक कम्युनिटीज पे था, जो हैदराबाद में रहती हैं, और मैं इंडियन ओशन, वेस्टर्न इंडियन ओशन के माइग्रेशन को देखती थी। लेकिन अब मेरा रिसर्च का फोकस इस्लामोफोबिया और मुस्लिम आइडेंटिटी, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मुस्लिम्स का क्या रिस्पॉन्स रहा है इस्लामोफोबिया को लेकर, उस पर है। तो मैं कश्मीर में रहती हूँ, और आज 1.5 साल के ऊपर से हम एक किस्म के लॉकडाउन में हैं। कर्फ्यू लाइक कंडीशंस हैं, कम्युनिकेशंस पार्शल था। 7 फरवरी को 2021 में हमको फुल इंटरनेट मिला है अब। तो इन कंडीशंस में मैं देखना चाहती थी कि कश्मीर के बारे में एक समझदारी है, कश्मीरियों के बारे में एक समझदारी है। वो कश्मीरियों के बारे में भी है, बट वो इसलिए भी है क्योंकि एक मुसलमान आइडेंटिटी उनके साथ अटैच्ड है। और मैं ये लिंक करना चाह रही थी कि इस्लामोफोबिया का जो एक लार्जर नजरिया है, एक जहनियत है, उसमें ये अंडरस्टैंडिंग कैसे फिट होती है, नंबर वन। और नंबर टू, कश्मीर में एक काउंटर इस इस्लामोफोबिया की तरफ कैसे आ रहा है, एट अ टाइम जब कम्युनिकेशन यहाँ पे था नहीं, लोगों के पास उनके हकूक नहीं थे, और बातचीत करने के जरिए बहुत कम हो गए थे। तो ये जो आपको टॉक में दूंगी, ये हम इस्लामोफोबिया को और उसके रिस्पॉन्स को कश्मीरी कश्मीरी जर्नलिज्म के थ्रू अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। ओके। सो 2020 में रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने इंडिया को 142nd रैंक पर डाला। सॉरी, किसी के माइक से कुछ आवाज आ रही है। 2020 में रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने इंडिया को 142nd रैंक पे डाला 180 कंट्रीज में से। 2020 में इंडिया 2 रैंक्स नीचे गिर गया था, क्योंकि 19 में इंडिया 140 पे था। फॉर द वर्ल्ड्स बिगेस्ट डेमोक्रेसी, इंडिया अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी बोलता है, एक डाइवर्स कंट्री बोलता है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में जाके। ये उसके लिए एक बहुत बड़ा इंडाइटमेंट है एक तरह से, कि आप वर्ल्ड फ्रीडम ऑफ प्रेस में इतना लो रैंक करते हैं। अब रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जो है, आप सोच रहे होंगे वो क्या है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर एक मानी हुई अंतरराष्ट्रीय संस्था है। आप सोच रहे होंगे कि संस्थाओं का काम तो रिपोर्ट निकालना होता ही है, तो इसमें क्या बड़ी बात है कि इंडिया को 142nd रैंक पे डाल दिया गया है। लेकिन ये जानना भी जरूरी है कि कुछ रिपोर्ट जो होती हैं, वो काफी रिगर और मेहनत के साथ रिसर्च की जाती हैं, जिसकी वजह से वो एक महत्वपूर्ण रिसोर्स बन जाती हैं, ये देखने के लिए कि रिसोर्स बन जाती हैं एकेडमिक्स और एडवोकेसी में यूज होने के लिए। आरएसएफ या रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की जो ये रिपोर्ट है, वो एक रिसर्च सर्वे के बिना पर बनाई जाती है, जिसमें जर्नलिस्ट, मीडिया प्रोफेशनल, सोशियोलॉजिस्ट, लॉयर्स, या कोई भी जो मीडिया के साथ इंटरैक्ट या उन पे रिसर्च करता है, उसको ये सर्वे दिया जाता है। ये सर्वे आपको बहुत ही पॉइंटेड क्राइटेरिया पे क्वेश्चन पूछता है: pluralism, media independence, media environment, transparency, legal framework, self-censorship, infrastructure to support production of news and information. इन क्राइटेरिया पे जब पॉइंटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन क्वालिफाइड लोगों से, वो आपको रिस्पांस देते हैं, और उसके बिना पर ये रिपोर्ट बनती है। मैं आपको ये सब क्यों बता रही हूँ? मेरी रिसर्च जो ये देखना चाहती है कि इस्लामोफोबिया और एक ग्लोबल एंटी मुस्लिम वेव के दौरान, नंबर वन, क्या मुसलमान कम्युनिटीज ने हार मान ली है और एक्सेप्ट कर लिया है जो उनके बारे में लिखा जा रहा है, कहा जा रहा है, या नहीं हार मानी है, जिसके चलते मैं ये समझना चाहती हूँ कि मुसलमान कम्युनिटीज ने अपना पहलू आगे कैसे रखा, और वो अपने अंदर और दूसरी कम्युनिटीज के साथ बात कैसे कर रहे हैं। इस रिसर्च पर चर्चा शुरू करने से पहले मैं ये स्पष्ट करना चाहती हूँ कि मेरे लिए इस्लाम एक रिलीजन है, मुसलमान उस रिलीजन का एक जीता जागता शनाख्त है। दैट इज, वी आर द आइडेंटिटी दैट इज लिविंग दिस रिलीजन। एंड नंबर थ्री, मुसलमान कम्युनिटीज अनेक होती हैं, और इनके बीच जरूरी नहीं कि पॉलिटिकल एस्पिरेशन सेम हो,
या पावर या प्रिविलेज सेम हो। मैं आपको एग्जांपल दूंगी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से, क्योंकि मैं वो पढ़ाती हूँ। अगर आप देखेंगे कि बांग्लादेशी मेड जो एक सऊदी फैमिली में काम करती है सऊदी अरेबिया में, उनकी कम्युनिटी और जिनके घर में वो काम करती है उनकी कम्युनिटी ग्लोबल ऑर्डर में सेम नहीं है। बांग्लादेशी मुसलमान जो स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे वो अरब मुसलमान स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करेंगे। तो मुस्लिम कम्युनिटीज बहुत डाइवर्स हैं और जरूरी नहीं है कि पॉलिटिकल प्रिविलेज उनका सेम हो, और ये इस रिसर्च में हम ग्रांटेड लेंगे। दूसरी बात जो मैं आपसे करना चाहती हूँ वो है इस्लामोफोबिया के बारे में। इस्लामोफोबिया को मेरी रिसर्च एक जहनियत और पॉलिटिक्स की तरह देखती है, जिसमें एक मुसलमान को जेंडर जो भी है एक नजरिए से देखा जाता है। मैं इंग्लिश में बोलूंगी, अ मुस्लिम बॉडी इज सीन एज अनअसिमिलेबल, वायलेंट, एलियन, फॉरेन एंड हैविंग द प्रोपेंसिटी फॉर टेररिज्म। इस नजरिए के बिना पर इस्लाम को एक मोनोलिथ की तरह देखा जाता है, जबकि वो एक बहुत ही डाइवर्स रिलीजन है। इस्लामोफोबिया मुसलमानों को डीह्यूमनाइज करता है। वो एक मुसलमान आइडेंटिटी और वजूद को रिड्यूस कर देता है, जिसमें मुसलमान को या आप एक टेररिस्ट की तरह देखते हैं या एक वायलेंट एंटिटी की तरह देखते हैं। वो एक स्टेरियोटाइप है। इस्लामोफोबिया में एक मुसलमान की गिल्ट प्रिज्यूम्ड होती है। वो कांस्टेंट सस्पिशन में रहते हैं और उनके सिटीजनशिप और उनकी राइट्स के जो सेफ गार्ड्स हैं जो एक मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड किए जाते हैं इंटरनेशनली, वो भी उन्हें कंप्लीटली नहीं दिए जाते हैं बिकॉज दे आर अ सस्पिशियस बॉडी। इंडिया जैसे देश में भी जहां मुसलमान कम्युनिटीज नई इमिग्रेंट कम्युनिटीज नहीं है यूएस की तरह या यूरोप की तरह, जहां मुसलमान सेंचुरीज से रह रहे हैं, वहां भी उनपे ये स्टेरियोटाइप्स अप्लाई करते हैं। फॉरेनर, वायलेंट इन्वेडर, अनअसिमिलेबल, या जो बस मॉडर्न वैल्यूज के साथ साथ नहीं चल सकता, जो एक जाहिल दख्यानुसी ख्याल रखने वाला एक कम्युनिटी है। ये यहाँ पे भी देखा जाता है। देयरफॉर इस्लामोफोबिया खाली यूएस या यूरोप का प्रॉब्लम नहीं है, वो हमारे टाइम का प्रॉब्लम है। सारे देश इंक्लूडिंग मुस्लिम देश इस्लामोफोबिया का शिकार हैं। मुसलमान देशों में भी दूसरे मुसलमानों पर कुछ मुसलमान देशों में भी दूसरे मुसलमान मुल्कों पर या कुछ डोमेस्टिक कम्युनिटीज पर अनफेयर इस्लामोफोबिक स्टेरियोटाइप्स लगाए जाते हैं, और कभी कभी ये स्टेरियोटाइप्स स्पेशली मुस्लिम कंट्रीज में ऑपोजिशन को दबाने के लिए लगाए जाते हैं। तो आप देखेंगे इजिप्ट में मुस्लिम ब्रदरहुड पे ये सेम एलिगेशंस लगाए गए, पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज पे लेबनान और जॉर्डन में सेम एलिगेशंस लगाए जाते हैं, एंड अरब फाइटर्स एंड अरब कम्युनिटीज पे सेम एलिगेशंस लगाए जाते हैं बोस्निया और अल्बेनिया में, जो ईस्टर्न यूरोप में 2 कंट्रीज हैं। इस्लामोफोबिया इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है, मतलब वो हमारे ऑफिशियल इंस्टीट्यूशंस और लॉ का हिस्सा है। वो विजिबल भी होता है, जैसे बीफ रिलेटेड लिंचिंग्स और जो उन पे जजमेंट्स आए हैं, या राम टेम्पल का जजमेंट आप ले लें, या इट इज इनविजिबल जहां पे आपको नौकरी नहीं मिलती। मुसलमानों पे जो लोग बात करते हैं वो सब नॉन मुस्लिम्स होते हैं। कहीं ना कहीं हमारी आवाज हम नहीं है बल्कि नॉन मुस्लिम्स हैं। ये सब इस्लामोफोबिया इंडस्ट्री का एक हिस्सा है। लास्टली इस्लामोफोबिया क्योंकि एक पूरी कम्युनिटी को डिमोनाइज करता है, वो एक सोशल और सिविल राइट्स का इशू है। इस रिसर्च में हम देखेंगे कि कश्मीर के हवाले से लोगों ने अपनी बात आगे कैसे रखी। यह रिसर्च आर्ग्यू करती है कि इंडियन स्टेट कश्मीर पर नैरेटिव कंट्रोल नहीं कर पाया क्योंकि एक कश्मीरी काउंटर पब्लिक स्फीयर ने अपने पैर जमा लिए हैं। आज से 10 साल पहले भी कश्मीर पर न्यूज आर्टिकल और किताबें नॉन कश्मीरी लिखते थे, लेकिन ये धीरे धीरे चेंज हुआ है। और इसमें स्टेट की हमदर्दी नहीं पर लोगों की रेजिलियंस है। कश्मीर के मुसलमान कुछ डेकेड्स पहले तक पढ़ाई का एक्सेस नहीं कर पाते थे, या पढ़ाई का एक्सेस यहाँ बहुत कम था मुसलमानों के बीच में। यहाँ जितनी नौकरियां थी वो पंजाबी, कश्मीरी पंडित और डोगरा लोगों ने रखी हुई थी, लेकिन धीरे धीरे अपने बलबूते पर तिजारत से या दूसरे मीन्स से अपने बच्चों को कश्मीरियों ने पढ़ाया, और आज यहाँ एक काफी क्वालिफाइड वर्कफोर्स है, साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, एकेडमिक्स, इंजीनियर्स, जर्नलिस्ट एक्सेट्रा की। तो ये कश्मीरी काउंटर पब्लिक स्फीयर जो एक कॉन्सेप्ट मैं यूज कर रही हूँ, काउंटर पब्लिक स्फीयर, मैं ये बाद में डिस्कस करूंगी, ये नैन्सी फ्रेजर का कॉन्सेप्ट
है. I'll get to this as we proceed. तो ये जो कश्मीरी काउंटर पब्लिक स्फीयर है, ये कैसे बनता है, पहला क्वेश्चन हमारी रिसर्च का. और दूसरा, काउंटर पब्लिक स्फीयर क्या होता है. तो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं कि कश्मीरी और एक मोस्ट इंपॉर्टेंटली कश्मीरी मुस्लिम पब्लिक स्फीयर कैसे बनता है. अगस्त 5, 2019 में इंडियन स्टेट ने कश्मीर में सारा कम्युनिकेशन काट डाला. फोन, मोबाइल फोन, इंटरनेट, फैक्स, आप यू नेम इट, यहाँ कुछ भी नहीं था. इट वाज अ ब्लैंकेट कम्युनिकेशंस ब्लैकआउट. इसका एक रीजन था जो पार्लियामेंट में दिया गया था, वो ये था कि प्रोटेस्ट और सिक्योरिटी को कंट्रोल करने के लिए यहाँ कम्युनिकेशंस काट दिया है. एक ऐसा देश जो खुद को लार्जेस्ट डेमोक्रेसी बोलता है, पिछले 7-8 साल में इंक्रीजिंगली एक हिंदू राइट स्टेट की तरह देखा जा रहा है. एंटी मुस्लिम हेट क्राइम्स एंड एंटी दलित एंड ट्राइबल हेट क्राइम्स यहाँ इंक्रीज पे हैं और ये रिपोर्ट हो रहे हैं इंटरनेशनली. ये इंडिया की इमेज को कहीं ना कहीं हर्ट करते हैं. दूसरी बात है कि इंडिया खाली खुद को वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी की तरह नहीं प्रोजेक्ट करता है, ये ऑल्सो सिक्योरिटी काउंसिल में जाके एक सीट मांगता है, क्योंकि खुद को रीजनल और ग्लोबल पावर की तरह देखता है. ऐसे स्टेट को डर होता है कि वो नैरेटिव कंट्रोल कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा जब वो अपने लेजिस्लेशन या पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करेगा. वो मुल्क दुनिया की मिलिटराइज जोन, वो एक डेमोक्रेसी, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, दुनिया की मोस्ट मिलिटराइज्ड जोन चलाता है, वो भी एक मुस्लिम मेजॉरिटी रीजन में. दिस इज अ फैक्ट. कश्मीर इज अ मुस्लिम मेजॉरिटी रीजन एंड इट इज द मोस्ट मिलिटराइज्ड जोन इन द वर्ल्ड. और वो जस्टिफाई इस रीजन को कर पाता है इस्लामोफोबिया के बिना पर, कि यहाँ की जो पॉपुलेशन है इसमें एक जो चंक है वो वायलेंट है, वो फॉरेन है, वो इन्फ्लुएंस्ड है दुनिया भर की आइडियोलॉजी से. वो डिनाई करता है कि वो यहाँ पे एक पॉलिटिकल रियलिटी को वो डिनाई करता है इस जरिए से, कश्मीरी ऑपोजिशन को फॉरेन और वायलेंट बताकर. और जिसको इंडियन स्टेट परमिट करता है वो है गुड कश्मीरी का ट्रोप. गुड कश्मीरी एक गाय भैंस की तरह है, उसका खुद का दिमाग और एजेंसी नहीं है, वो वही करता है जो उसको स्टेट बोलता है. आप अगर देखें इंडिया के फेडरल सिस्टम में जितने स्टेट्स हैं, हर स्टेट में एक वाइब्रेंट ऑपोजिशन है, एक वाइब्रेंट एंगेजमेंट है इंडिया के सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ. लेकिन कश्मीर में वही हुक्मरान या वही निजाम को जगह दी जाती है जो जिसका दिमाग काम नहीं करता है, जो ऑपोजिशन की तरह काम नहीं करता है, जो पॉलिटिक्स नहीं करता है. वो उसको ऑर्डर्स दिया जाता है, वो ऑर्डर इंप्लीमेंट करता है. तो यहाँ की ऑपोजिशन को, यहाँ की पॉलिटिक्स को फॉरेन बताकर, वायलेंट बताकर, और जो इंडियन स्टेट की बात चुपचाप ब्रेनलेसली मान लेते हैं, उनको अच्छा गुड मुस्लिम, गुड कश्मीरी बताकर इंडियन स्टेट ने यहाँ पे एक मिलिटराइज जोन बनाने को जस्टिफाई किया है. यहाँ पर अगर आप देखेंगे ओनली सम कश्मीरीज, यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हाईली कर्व्ड है. ये 2019 की बात नहीं है, ये इंडिया की आजादी के बाद का नैरेटिव है यहाँ पे. क्योंकि यह गुड कश्मीरी बैड कश्मीरी डाइकोटमी एक स्टेट क्रिएटेड इस्लामोफोबिक ट्रोप है, जिसको स्टेट के एजेंट्स, राइटर्स, एकेडमिक्स, जर्नलिस्ट ने नॉर्मलाइज किया है. इसलिए आज ये नैरेटिव खतरे में है. आज ये नैरेटिव खतरे में क्यों है? ये स्लाइड जो आप अपने सामने देख रहे हैं, ऐसी न्यूज कश्मीर से कुछ साल पहले तक नहीं आती थी. यहाँ से जो न्यूज निकल कर आती थी वो यहाँ के लोग, यहाँ के बाशिंदे नहीं लिख रहे थे. यहाँ की न्यूज लिखी जा रही थी बाय नॉन कश्मीरीज, वॉट एवर देयर रिलीजन इज, वॉट एवर देयर ओरिएंटेशन इज, वॉट एवर देयर पॉलिटिक्स इज. अपनी बात आगे रखने का जो हक है वो आप देखते हैं कि जब ये मिलता है कश्मीरियों को अपनी मेहनत से, तो एक नया पिक्चर आपके सामने आता है. वो ये है जो मैं आपको स्लाइड में दिखाने की कोशिश कर रही हूँ. इसीलिए कम्युनिकेशंस ब्लैकआउट अगस्त 5 के बाद जरूरी था, जब लोगों की सहमति के बगैर 370 हटाया गया, जेल में पॉलिटिकल ऑपोजिशन को भरा गया पीएसए और दूसरे एंटी टेरर लॉज लगाकर, स्टेट को बाइफरकेट किया गया और यहाँ पे मिलिट्री और पैरामिलिट्री प्रेजेंस को बढ़ाया गया, तब यहाँ से नैरेटिव निकलना
इम्पोर्टेंट था कि इंडियन स्टेट कंट्रोल करे। मैं कश्मीरी जर्नलिस्ट जो कश्मीर में हैं उनके इंटरव्यू और एथनोग्राफिक इंटरैक्शंस के द्वारा ये रिसर्च कर रही हूँ। 5 अगस्त 2019 में इंडिया ने कश्मीर में ब्लैकआउट किया। सितंबर फर्स्ट वीक में लैंडलाइंस बहाल हुई। मिड अक्टूबर में पोस्ट पेड सर्विसेज बहाल हुए। 2G इंटरनेट खाली 300 वेबसाइट्स के साथ 26 जनवरी 2020 में कश्मीर को मिला। सोशल मीडिया और ब्रॉडबैंड मार्च 2020 में कश्मीर को मिला क्योंकि कोविड शुरू हो गया था और यहाँ पे एक बड़ी डिमांड थी कि कम्युनिकेशंस वापस आए। 6 फरवरी 2021 में 4G बहाल हुआ है। 1.5 इयर्स के लॉकडाउन, कर्फ्यू लाइक कंडीशंस एंड पार्शियल कम्युनिकेशंस ब्लैकआउट के बाद फिर भी कहीं ना कहीं कश्मीरी जर्नलिस्ट ने इंडिया के गोदी मीडिया को नैरेटिव कंट्रोल नहीं करने दिया। पेन ड्राइव्स पर स्टोरीज स्मगल की स्टेट के बाहर, जान के खतरे के बावजूद पुलिस और आर्मी और BSF और CRPF से बचते हुए फील्ड पे रिपोर्टिंग की। इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक मीडिया को फील्ड में गाइड किया, उनको लेकर गए फील्ड के अंदर। यह सब मुश्किल था। इंटरनेट के बिना वीडियो, ऑडियो और प्रिंट स्टोरीज भेजना मुश्किल है। फोन के बिना अपने ऑफिस और एडिटर से बात करना नामुमकिन है। कर्फ्यू और नाकों की वजह से फील्ड पर जाना मुश्किल हो सकता है और कम्युनिकेशन रिस्ट्रिक्शंस की वजह से डॉक्यूमेंट्स और प्रूफ नहीं मिलते हैं जो जर्नलिज्म के लिए इम्पोर्टेंट हैं। प्रिंटिंग प्रेस, कश्मीर की लोकल प्रिंटिंग प्रेस अगस्त 5 के बाद बंद हो गई क्योंकि यहाँ पे इंटरनेट नहीं था, कम्युनिकेशंस नहीं थे, न्यूज नहीं आ रही थी। जो यहाँ की लोकल वेबसाइट्स हैं वो बंद हो गई, तो न्यूज का सर्कुलेशन बंद हो गया। और न्यूज हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि न्यूज से कहीं ना कहीं पब्लिक ओपिनियन बनता है। न्यूज पब्लिक ओपिनियन को रिप्रेजेंट करती है और इन्फॉर्म करती है। दोनों तरह का एक डायलेक्टिक्स होता है। फिर भी एक स्ट्रॉन्ग मुस्लिम कश्मीरी मुस्लिम काउंटर पब्लिक ने स्टेट स्पॉन्सर्ड नैरेटिव को चैलेंज किया। अगस्त 5 के कम्युनिकेशंस ब्लैकआउट के बाद जब फ्रीडम ऑफ प्रेस पर इंटरनेशनली बात होने लगी, तब इंडिया की छवि पर एक सवाल उठा। तब यहाँ स्टेट के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने मीडिया फैसिलिटेशन सेंटर खोला जो गवर्नमेंट पब्लिक रिलेशंस ऑफिस के अंदर था। यहाँ पर इनिशियली खाली 4 कंप्यूटर दिए गए थे, जिसमें से एक कंप्यूटर गवर्नमेंट पब्लिक रिलेशंस के ऑफिसर यूज करते थे। बाद में यहाँ पे 12 लाइनें और दी गई थी, 6 कंप्यूटर और 6 कनेक्शंस जहाँ पे आप अपना पर्सनल लैपटॉप कनेक्ट कर सकते। कश्मीर में 200 से 400 लोग रोज इस मीडिया सेंटर में जाते थे। यहाँ पे जो कंप्यूटर थे वो 2G की स्पीड पे चल रहे थे। तो आप इमेजिन कीजिए कि पूरा स्टेट का जर्नलिस्ट फोर्स वो उसको एक्सेस है खाली 15 कंप्यूटर्स लो स्पीड पे, और उसको ठंड में सब 0 टेम्परेचर्स में खड़ा होना पड़ता है दिन भर ताकि वो 1 मिनट के लिए कंप्यूटर एक्सेस करे। यहाँ पे फ्रीडम ऑफ प्रेस का क्वेश्चन उठता है। दूसरा क्वेश्चन उठता है कि एक गवर्नमेंट ऑफिस में मीडिया फैसिलिटेशन सेंटर खोला गया था। आप जानते हैं कि इंटरनेशनली प्रोटेक्टेड है कि जो एक जर्नलिस्ट होता है वो अपने सोर्सेज और वो अपनी इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करे। दिस इज पार्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स। ये कॉम्प्रोमाइज हो गया जब गवर्नमेंट के कंप्यूटर पे एक पूरे स्टेट के जर्नलिस्ट अपनी स्टोरीज फाइल करते थे और अपनी इंफॉर्मेशन एक्सेस करते थे। तो हम देखते हैं कि in spite of that the journalists in Kashmir are able to counter India's censorship, the Indian state's censorship, and create a counter narrative. They were still able to get stories out, videos out. और ये कहीं ना कहीं बहुत important था क्योंकि ये लैंडमार्क है जो यहाँ पे इंडियन स्टेट ने किया पिछले 2 साल में, और उसके काउंटर में जो जर्नलिस्ट कम्युनिटी का रिस्पॉन्स रहा है, ये दोनों काफी लैंडमार्क है दुनिया में। क्योंकि इस तरह का ब्लैंकेट कम्युनिकेशंस ब्लैकआउट, 2 साल की कर्फ्यू लाइक सिचुएशन और इन रिस्ट्रिक्शंस में इन स्पाइट ऑफ कंटिन्यूअस थ्रेट्स, जिसको मैं बाद में डिस्कस करूंगी, जर्नलिस्ट ने फिर भी यहाँ से स्टोरीज निकाली। पर ये सेंसरशिप का सिलसिला नया नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट की सेंसरशिप
कश्मीर की लॉन्ग हिस्ट्री का हिस्सा है। मैं अब आपको कुछ पार्ट्स रीड करूंगी। मैं आपको कुछ पार्ट्स रीड करूंगी। कश्मीर की जो बहुत एक लंबी हिस्ट्री रही है, जिसमें यहाँ पे काफी सारे डिफरेंट लोगों ने अपनी सल्तनतें चलाई हैं। डोगरा सल्तनत के दौरान यहाँ पे मीडिया एक्टिविटी बैंड थी, पॉलिटिकल एक्टिविटी ही माने यहाँ बैंड थी। तो मैं आपको कुछ अपने पेपर में से पढ़कर सुनाऊंगी, मेरी रिसर्च में से। द रोल ऑफ इंडियन मीडिया एंड द इंडियन स्टेट played post August 5 cannot be located in India's denial of Kashmir as a conflict zone, but also the history of censorship in the region. Since the time of Dogra Maharajas, 1846 to 1952, Kashmir's journalism has been subjected to extreme censorship. यहाँ पे मैं quotes आपको लिखे हैं आपकी सहूलत के लिए. Overt political activity and mobilization through public meetings were prohibited in Jammu and Kashmir until 1932. There was also a ban on publication of newspapers in the state until the Glancy Commission report in 1932 had incorporated recommendations for the freedom of press. ये मृदु राय की किताब में से है, जो एक हिस्टोरियन है. दूसरा कोट चित्रलेखा जुटशी की किताब में से है, जो वो भी एक हिस्टोरियन है. The print and publication market in early 20th century Kashmir was still in its infancy, since the Dogra state's laws, such as the Jammu Kashmir newspaper, such as the Jammu Kashmir state newspaper Incitement of Offences Act 1914 gave officials the right to forfeit any newspaper and its press for inciting any form of violence. इस दौरान में क्योंकि इतना रिप्रेशन था डोगरा महाराजाओं के का यहाँ पे एक मुस्लिम मेजॉरिटी पॉपुलेशन पे, प्लीज रिमेंबर, जहाँ पे मुस्लिम्स काफी प्रिविलेज में कम थे. मैंने आपको बताया एक्सेस टू एजुकेशन बहुत कम था, ओनरशिप ऑफ लैंड कम थी, ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज कम था. इस दौरान में प्रेस एंड पॉलिटिकल एक्टिविटी भी बैंड थी. जब कश्मीरियों को सेविंग ग्रेस होती थी पंजाबियों से, पंजाबी प्रेस वुड ऑफन स्टेप इन, क्योंकि पंजाब नेबरिंग स्टेट था यहाँ से, और डोगरा से पहले यहाँ पे सिखों का रूल था. तो हम जानते हैं कि एक ज्योग्राफिकल कंटिग्यूटी की वजह से एक रिलेशनशिप रहा है. क्योंकि डोगरास का रिप्रेशन इतना था, इट वाज द पंजाबी प्रेस दैट वुड यूजुअली स्टेप इन एंड राइट अबाउट द प्रॉब्लम्स इन कश्मीर. So it was the press in Punjab that would usually take up the concerns of Kashmiri Muslims. The Punjab press, whether owned by Hindus or Muslims, had never ceased to communicate their views on Kashmir affairs and thereby foment a public debate in major cities of Punjab. In the absence of a Kashmir-based press prohibited by the Dogra rulers until 1932, newspapers from Punjab had consistently filtered into the valley, carrying with them editorialized opinions on the situation in Kashmir. तो ये जो एक सेंसरशिप हम देखते हैं यहाँ पे, एक ये जो हम एक रवैया देखते हैं कि आपको कहीं ना कहीं नैरेटिव कंट्रोल करना है मुस्लिम्स का, कहीं ना कहीं एक नैरेटिव कंट्रोल करना है, गुड मुस्लिम कौन है, बैड मुस्लिम कौन है, what is legitimate and what is not legitimate for Muslims and minorities to say. इसकी history at least Kashmir में goes back to the Dogras. After the Dogras also, once Indian state को कश्मीर ने partially accede किया independence के बाद, उसके बाद भी हम देखते हैं कि प्रेस रिप्रेशन वाज द ऑर्डर ऑफ द डे. नाउ अगर आपने कभी कश्मीर पे पढ़ाई की होगी या आपने फॉलो किया होगा, जो आई एम श्योर आपने किया होगा, आप देखेंगे कि इंडियन स्टेट का यूजुअली इंटरनेशनल फोरम में एक जस्टिफिकेशन होता है. वो ये कहता है कि हमने 1950 के बाद यहाँ पे बहुत सारे इलेक्शंस कंडक्ट किए हैं और लोगों ने पार्टिसिपेट किया है इलेक्शंस में, जिसकी वजह से question of plebiscite does not hold anymore. ये जो मैं आपको कोट बता रही हूँ वो क्रिस्टोफर स्नेडन का है, जो एक जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने काफी रिसर्च की है आजाद कश्मीर और इंडियन कश्मीर पे. और उन्होंने ये बोलते हैं कि प्रेस ऑपरेशन जो है वो शुरू से ही, सेंसरशिप शुरू से ही पार्ट रहा है इवन इलेक्शंस का. सो 1951 और 1989 के बीच में स्नेडन बोलते हैं शायद 2 ही ऐसे इलेक्शन होंगे, 1977 और 83 वाला, जिसमें शायद
फेयर एंड फ्री इलेक्शन हुआ होगा जो रिग्ड नहीं है। बाकी के सब वो क्लेम करते हैं कि रिग्ड है। वो ये कहते हैं कि काफी सारी प्रैक्टिसेस इन इलेक्शंस का पार्ट थी, कैंडिडेट्स के नॉमिनेशन रिजेक्ट कर देना, किडनैपिंग्स, कैंडिडेट्स को डिटेन कर देना या उनको एग्जाइल कर देना, एक टेरर का एनवायरनमेंट बना देना, एक इंटिमिडेशन का एनवायरनमेंट बना देना इलेक्शन के दौरान। ऑल ऑफ दीज थिंग्स वर पार्ट एंड पार्सल ऑफ इलेक्शन इन कश्मीर। नाउ वो कहते हैं कि इस चीज पे रिपोर्टाज जो था वो काफी हद तक इंडियन स्टेट वाज एबल टू डू व्हाट इट वाज एबल टू डू बिकॉज प्रेस का मैनिपुलेशन और इंटिमिडेशन जो आपको लास्ट लाइन में नजर आएगा, दैट वाज an important part of this election process. All right. So moving on, मैं आपसे अब डिस्कस करना चाहती हूँ कि और क्या मेथड्स रहे हैं कश्मीर में प्रेस ऑपरेशन के। तो एक टैक्टिक तो मैंने आपको बताई सेंसरशिप की रही है जिसका लॉन्ग हिस्ट्री है। एक और टैक्टिक जो गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किया है वो है एडवर्टाइजमेंट्स को रोकना। नाउ गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट्स जो होते हैं वो आपके आते हैं, एक सेकेंड, गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट्स जो आते हैं वो आपके 2 डायरेक्टरेट से आते हैं इंडिया में और एटलीस्ट कश्मीर में। तो ये मैं अगेन आपको पेपर से अंग्रेजी में पढ़ूंगी, बाद में अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो वी कैन टेक इट अप। एडवर्टाइजमेंट्स आर सेपरेटली रिलीज्ड फ्रॉम 2 सेपरेट अथॉरिटीज which include the State Government Department of Information and Public Relations, DIRP, and the Central Government's Directorate of Advertising and Visual Publicity, DAVP. 2 days after the Pulwama attack on 14th February 2019, the Indian state, without any notice or explanation, stopped government advertisements to 2 newspapers in the valley, Greater Kashmir and Kashmir Reader. Greater Kashmir and its sister paper Daily Kashmir Uzma are the most widely read English and Urdu publications in the valley, respectively. Both Greater Kashmir and Kashmir Reader has stopped receiving state government funding advertisements since 2016 because of their reportage on the popular protests after the killing of the Hizbul Mujahideen commander Burhan Wani. Further, Kashmir Reader was also briefly banned for all operations in 2016 for 3 months for its coverage. Greater Kashmir has been barred twice from receiving state government advertisement, both during periods of popular protest in Kashmir 2008 and 2011 for their reportage. तो गवर्नमेंट की एडवर्टाइजमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है? एक ऐसी जगह पे जहां कॉन्फ्लिक्ट है, तिजारत जहां नॉर्मल चलती नहीं है, जहां कुछ भी नॉर्मल नहीं चलता, स्टेट की जो एडवर्टाइजमेंट आती है और वो सबको आती है इंडिया में, वो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई स्पेशल रिलेशन है पेपर्स के साथ। जब उसको रोका जाता है तो वो पेपर्स को चोक कर देता है, वहां पे सैलरीज, वहां की प्रिंटिंग, जो खर्चे हैं वो सब चोक हो जाते हैं। दिस हैज बीन अ वेरी पॉपुलर टैक्टिक of the Indian state in curbing press rights in Kashmir after the 2000s. ये जो मैंने आपको अभी तक बताया कि कहीं ना कहीं सेंसरशिप, एडवर्टाइजमेंट्स, इन सब को लेके एक एटमॉस्फेयर बनाया जाता है कि मीडिया फ्रीडम ना हो। वो जो है वो ट्रांसलेट इसमें भी होती है कि जर्नलिस्ट सेफ नहीं होते। 1990 जब यहाँ पे आर्म्ड इंसर्जेंसी शुरू हुई कश्मीर में, 1990 और 2018 के बीच में इंडिया में 50 जर्नलिस्ट मारे गए हैं। 50 जर्नलिस्ट में से 19 जर्नलिस्ट कश्मीर के हैं। एंड दिस इज जस्ट द स्टैटिस्टिक्स ऑन डेथ, जर्नलिस्ट हु डाइड व्हाइल रिपोर्टिंग। और भी स्टैटिस्टिक्स हैं जिसमें कितने जर्नलिस्ट पे FIRs हुई हैं और रिप्रेसिव टैक्टिक्स हुई हैं, वो हम लेटर डिस्कस करेंगे। अभी आप स्लाइड में देखेंगे मैंने कुछ लिस्ट किए हैं चीजें जो 2019 के बाद हुई हैं। सो मूविंग फॉरवर्ड, कश्मीर में आज एक नया क्रॉप ऑफ यंग एंड मिड करियर जर्नलिस्ट है जो फ्रीलांस भी करता है और फुल टाइम एम्प्लॉयड भी है। ये जर्नलिस्ट कॉन्फ्लिक्ट में पैदा हुआ और उसी में बड़ा हुआ। ये अपनी बात आगे रखना चाहता है अपनी जबान में और अपनी समझदारी के साथ। ये नहीं चाहता कि कोई और इसकी आवाज बने, ये अपनी आवाज खुद बनना चाहता है।
इन जर्नलिस्ट का एक एडवांटेज है जो दिल्ली से आने वाले इंडियन जर्नलिस्ट का नहीं है। ये जर्नलिस्ट अपनी फील्ड को समझता है। आर्मी और पैरामिलिट्री के बाहर भी इसके सिविलियन सोर्सेज होते हैं, एंड आपको पता है जर्नलिज्म में सोर्सेज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये कश्मीरी भाषा बोलता है तो फील्ड को आराम से नेविगेट कर सकता है, और इसलिए इनकी स्टोरीज कहीं ना कहीं रियलिटी को बेहतर रिप्रेजेंट करती हैं। इस तरह से कश्मीरी जर्नलिज्म अल जजीरा इफेक्ट की तरह है, जहां अल जजीरा ने ऑब्जेक्टिविटी के कॉन्सेप्ट को ही बदल दिया 9/11 के बाद। तो अल जजीरा, जिनको पता नहीं है, वो एक रीजनल मीडिया चैनल है, कतर से बेस्ड। कतर एक कंट्री है गल्फ में, और वो वहां से बेस्ड एक चैनल है। अल जजीरा ने 9/11 के बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमेना क्रिएट किया, जहां पे वो रिपोर्टिंग करता था वॉर ऑन टेरर पे, लेकिन उसकी रिपोर्टिंग CNN के बिल्कुल ऑपोजिट होती थी। फॉक्स, BBC, CNN, जो ये वेस्टर्न मीडिया चैनल्स हैं, वो कुछ बोलते थे, और अल जजीरा पे जो एक्सपर्ट्स आते थे वो कुछ अलग नहीं बोलते थे, बट कुछ न्यूआंस के साथ बोलते थे। लोगों ने नोटिस किया वो इसलिए था क्योंकि उनके पैनल पे जो लोग आते थे, अल जजीरा के पैनल पे जो लोग आते थे, वो लोकल होते थे। इराक की बात करने इराकी आते थे, सीरिया की बात करने सीरियन आते थे, अफगानिस्तान की बात करने अफगानी स्कॉलर्स आते थे, या उसी रीजन के स्कॉलर्स आते थे जो वो रीजन को समझते थे। तो इसको हम अल जजीरा इफेक्ट बोलते हैं। इसने वो जो जर्नलिज्म में आप पे फेंका जाता है बार बार कि ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, ये जो बोल रहा है ये सब्जेक्टिव है, ये इमोशनल है, ये सच नहीं है क्योंकि ये इमोशनल है। अल जजीरा ने वो चैलेंज कर दिया। अल जजीरा ने बताया कि अपने न्यूज रूम्स में आप न्यूयॉर्क में और लंदन में बैठकर गोरे लोगों से बात करके इराक के ऊपर बात नहीं कर सकते। आपको लोकल एक्सपर्ट से एंगेज करना पड़ेगा, आपको लोकल एक्टर्स, सिविलियन से एंगेज करना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं इस अल जजीरा इफेक्ट की तरह हम देखते हैं कि कश्मीरी जर्नलिस्ट ने भी एक इंडिया में अल जजीरा इफेक्ट बना दिया है, जहां पे उन्होंने कंपेल किया है कि इंडियन जर्नलिस्ट भी अब आके कहीं ना कहीं एक्नॉलेज करें कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुई है। अब श्रीनगर आके खाली श्रीनगर की रियलिटी रिप्रेजेंट करके लोग नहीं जा सकते, अब उनको जाना पड़ता है गाँव में, उनको मिलना पड़ता है फैमिलीज के साथ, क्योंकि यहाँ पे ऐसे पात्र हैं जो यहाँ की रियलिटी को रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। सो वी कम टू द सेकंड क्वेश्चन नाउ कि काउंटर पब्लिक क्या होता है। तो मैंने आपको थोड़ा ब्रीफली बताने की कोशिश की कि कश्मीर में काउंटर पब्लिक बना कैसे। वो एक नए क्रॉप ऑफ जर्नलिस्ट के साथ बना है, which in spite of a lot of challenges have been able to present their work to the world and have been able to create a discourse। ठीक है, अब हम जानना चाहेंगे कि काउंटर पब्लिक क्या होता है। तो देखिए, काउंटर पब्लिक जो है, इसमें मैं थोड़ा थ्योरेटिकल होंगी एंड आई विल रैप अप वेरी सून। हैबरमास करके एक थ्योरिस्ट हैं। नाउ हैबरमास ने एक कॉन्सेप्ट दिया है, डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी। डेलिबरेटिव क्या होता है? डेलिबरेटिव होता है जो डिस्कशन से रिलेटेड हो, जिसमें ओपन फ्री डिस्कशन हो। और डेमोक्रेसी क्या होता है? पीपल्स पावर। पीपल्स पावर सिंपली इज डेमोक्रेसी, है ना। तो हैबरमास का मानना है कि अगर आपको एक डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी बनानी है जिसमें सबका पार्टिसिपेशन हो, जहां जो डिस्कशन बेस्ड डेमोक्रेसी हो, तब आपको एक पब्लिक स्फीयर की जरूरत है। और उनका आइडिया है पब्लिक स्फीयर का क्या? पब्लिक स्फीयर का जो उनका आइडिया है वो ये है कि एक ऐसा पब्लिक स्फीयर एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है एक डेमोक्रेसी में, एक अच्छी डेमोक्रेसी में, जहां पे सब लोग इक्वली आके अपनी बात कर सकते हैं। एक बार जब वो बात कर लेते हैं, वो एक दूसरे की बात भी सुनते हैं, और वो बस सब बहुत ही फेयर लोग हैं। वहां पे कोई अनफेयर नहीं है, वहां पे कोई बायस्ड नहीं है, वहां पे कोई किसी को हेट नहीं करता। सारे कम्युनिटीज के लोग आते हैं, बात करते हैं, एक दूसरे की बात सुनते हैं, और वहां से नए नॉर्म्स बनते हैं, और वो नॉर्म्स फिर लॉज बनते हैं। और इसी तरह से एक रिप्रेजेंटेटिव डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी काम करती है, वेरी ब्रॉडली इजीली पुट। नाउ इसके काउंटर में एक फेमिनिस्ट थियोरिस्ट है, नैन्सी फ्रेजर। उन्होंने बोला कि देखें, ये सब तो ऑल वेल एंड गुड है, लेकिन क्या ऐसा होता है? क्या ऐसा पब्लिक स्फीयर दुनिया में कहीं पर भी है जहां पे सब लोग इक्वली पार्टिसिपेट करते हैं? ऐसा नहीं होता। क्या औरतें पब्लिक स्फीयर में पार्टिसिपेट कर पाती हैं?
इक्वल टू मैन, नहीं कर पाती हैं, क्योंकि सोसाइटी में पावर और उसकी हायरार्कीज नेचुरलाइज्ड है, वो नॉर्मलाइज्ड हैं। कुछ कम्युनिटी स्पेशली माइनॉरिटीज पावरफुल नहीं होती, औरतें विज़िवी मेन पावरफुल नहीं होते, LGBTQIA+ कम्युनिटीज पावरफुल नहीं होती हैं। तो इनका रिप्रेजेंटेशन पब्लिक स्फीयर में कैसे आएगा? इनकी बात कौन सुनेगा? ये जब बात करना शुरू करेंगे तो लोग इनको डिसमिस कर देंगे, इन पे हंसेंगे, इनको इर्रेशनल बोलेंगे। तो वो कहती हैं कि पब्लिक स्फीयर जो होता है, जो हैबरमास का पब्लिक स्फीयर है, वो एक्चुअली एक नेशनलिस्ट स्फीयर है जिसमें डोमिनेंट लोग ही बात करते हैं। इसके काउंटर में जो ओप्रेस्ड लोग हैं, जो मार्जिनलाइज लोग हैं, वो अपना एक सब ऑल्टर्न काउंटर पब्लिक बनाते हैं। सब ऑल्टर्न क्या होता है जी? सब ऑल्टर्न होता है जिसका लोअर स्टेटस होता है। एंड काउंटर पब्लिक क्या होता है? जो काउंटर क्या होता है? काउंटर ऑपोजिशन होता है। तो जो जिनका स्टेटस पावर में कम है, वो अपना एक ऑपोजिशनल स्फीयर बनाते हैं जहां वो अपनी बात आगे रखते हैं। तो माइनॉरिटीज विल मेक देयर ओन, विमेन विल मेक देयर ओन। एंड शी सेज कि अगर एक डेमोक्रेसी को फंक्शनल होना है तो पब्लिक स्फीयर इज नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट। मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट है कि वहां पे वाइब्रेंट काउंटर पब्लिक्स होनी चाहिए, जो लोगों की एक्सप्रेशंस को, उनके मसाइल को आगे रख पाए, उनकी जहनियत को, उनकी सोच को आगे रख पाए। सो फ्रेजर का ये कंसेप्चुलाइजेशन हमें कश्मीरी काउंटर पब्लिक स्फीयर को अंडरस्टैंड करने में मदद करता है। हम कश्मीरी जर्नलिस्ट के सहारे से देख पाते हैं कि कश्मीरी काउंटर स्फीयर पब्लिक स्फीयर एक ऐसे नैरेटिव को चैलेंज करता है जहां कश्मीरी मुसलमान को या वायलेंट या फॉरेनर बताया गया है, या वो एक खुश इंडियन, या तो वो एक वायलेंट फॉरेनर है, या तो वो एक खुश इंडियन है जो अपनी दिमाग या एजेंसी का यूज नहीं करता। और इस नैरेटिव को कश्मीरी काउंटर पब्लिक ने चैलेंज किया है। माइनॉरिटीज और मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स ने लोगों के गुस्से को क्रिमिनलाइज करके ही पब्लिक स्फीयर, जो हैबरमास का पब्लिक स्फीयर है, वो ऑपरेट करता है। तो इंडिया में एक हैबरमासियन पब्लिक स्फीयर आप देख पाएंगे आपके न्यूज चैनल्स में, NDTV के रेंज से लेकर रिपब्लिक तक। आप देख पाएंगे कि इट्स अपर कास्ट हिंदू मेल नैरेटिव। उसमें माइनॉरिटीज की स्पेस, औरतों की स्पेस, वो कहाँ से आती है? वो लोकल मीडिया से आती है, वो आपकी नेशनल मीडिया में रिप्रेजेंट नहीं होती। तो मीडिया इज यूजुअली समटाइम्स अ गुड रिप्रेजेंटेशन ऑफ पब्लिक स्फीयर एंड द काउंटर पब्लिक्स दैट आर इमर्जिंग। लेकिन वो खाली वहां पे नहीं है, आप एकेडमिक्स में भी देख सकते हैं और काफी दूसरे एक्टिविस्ट में भी देख सकते हैं। तो पब्लिक स्फीयर में आप बहुत कुछ देख सकते हैं, बट मैंने जर्नलिज्म को साइट लिया अपनी रिसर्च के लिए। तो खत्म करने से पहले मैं आपको ये लास्ट स्लाइड दिखाना चाहूंगी, जहां पे आप देख पाएंगे कि 2019 के बाद ये कुछ इंसिडेंट्स है, सारे नहीं है, ऑफ डिटेंशंस, interrogations of Kashmiri journalists working in Kashmir without any reason। और आप देखेंगे यहाँ पे काफी सारे पॉइंट्स में जर्नलिस्ट को कार्गो बुलाया गया है क्वेश्चनिंग के लिए। कार्गो क्या है? कार्गो एक नोटोरियस जगह है श्रीनगर में जहाँ पे टॉर्चर होता है। इट इज रन बाय स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप ऑफ जम्मू कश्मीर पुलिस एंड इट इज सिनोनिमस विद टॉर्चर। वहां पे टेरर सस्पेक्ट्स को ले जाया जाता है और वहां पे उनको इंटरोगेट किया जाता है। वहां ऐसे एनवायरनमेंट में आप जर्नलिस्ट को बुलाते हैं अपना काम करने के लिए। जर्नलिस्ट के लैपटॉप्स सीज हुए हैं, जर्नलिस्ट के फोन सीज हुए हैं। इसमें एक इंसिडेंट नहीं है जहां पे परवेज बुखारी, जो एक इंटरनेशनल जर्नलिस्ट हैं, उनका नहीं, ये लास्ट पॉइंट है, आई एम सो सॉरी, इट्स देयर। परवेज बुखारी का बुक्स एंड डिवाइसेस वर सीज्ड बाय द इंडियन स्टेट एज वेल। तो हम देखते हैं कि NIA की रेड्स हुई हैं यहाँ पे, उनको कार्गो में बुलाया गया है एक्सेट्रा। और कुछ भी जो गारंटीड प्रोटेक्शंस हैं वो यहाँ अवेलेबल नहीं है। इन स्पाइट ऑफ दैट वी हैव द इमर्जेंस ऑफ अ कश्मीरी मुस्लिम काउंटर स्फीयर। तो आई वांट टू एंड विद सम फोटोग्राफ्स जो यहाँ पे ली गई हैं कश्मीर में। ये एक मुहर्रम के वक्त प्रोसेशन में ली गई हैं, शिया प्रोसेशन में ली गई हैं। और आप देखेंगे कि बुरहान वानी जो हैं, दिस इज he was a very young militant commander। यहाँ पे इनका तस्वीर यहाँ पे, इस तस्वीर के बिना पर, इस तस्वीर पर मसरत जहरा जो है, इनके खिलाफ FIR हुई, इनको काफी परेशान किया गया खाली इस इमेज को
शेयर करने के लिए। वो एक फोटो जर्नलिस्ट हैं, खुद शिया कम्युनिटी से हैं, शी इज अ माइनॉरिटी विद इन अ माइनॉरिटी ओवर हियर, और उनकी ये अपना काम कर रही थी, शी इज अ फोटो जर्नलिस्ट। इस इमेज के बिना पे उनको काफी परेशान किया गया। ये जो है मैं आपको कुछ पुलिट्जर अवार्ड विनिंग तस्वीरें दिखा रही हूँ कश्मीर से। आप देखेंगे ऐसी तस्वीरें बाहर नहीं आती थी कुछ साल पहले तक, क्योंकि ये लोकल फोटो जर्नलिस्ट, लोकल जर्नलिस्ट अब ये कैप्चर कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे ऐसी ये नैरेटिव्स निकल कर आ रहे हैं जो यहाँ पे रियलिटी हैं। दिस इज नॉट अ फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन। तो आप देखेंगे कि ये पुलिट्जर अवार्ड विनिंग तस्वीरें हैं। एंड इसके साथ मैं प्रेजेंटेशन खत्म करती हूँ। प्लीज आप मुझे बताएं अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं, कुछ डिस्कस करना है। शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खदीजा, बहुत ही मतलब एक एक नई चीज ही समझ आई है, अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल दिल दहला देने वाली भी एक तस्वीर है। तो अगर ऑडियंस में से किसी के पास कोई सवाल है तो आप पूछें। उस वक्त तक मेरे जहन में कुछ सवाल हैं तो मैं पूछ लेती हूँ। आपने जी कहा कि आप एथनोग्राफिक रिसर्च करती हैं, तो एथनोग्राफिक रिसर्च क्या होता है और किस हिसाब से होता है? जी, तो मैं थोड़ा यहाँ डिस्क्लेमर देना चाहूंगी। तो देखिए, एथनोग्राफिक रिसर्च होता है जब एक रिसर्चर खाली इंटरव्यूज नहीं करता, वो जाकर जिस रियलिटी को वो कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं, पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो उस रियलिटी को उसकी कॉम्प्लेक्सिटी में समझने की कोशिश करते हैं। वहाँ का रहन सहन, वहाँ की समझदारी, वहाँ का कल्चर, सोसाइटी। तो मैं कश्मीरी नहीं हूँ, मैं हैदराबाद से हूँ, और मेरी शादी यहाँ एक कश्मीरी जर्नलिस्ट से हुई है। तो मेरा डिस्क्लेमर ये रहेगा कि मुझे थोड़ी आसानी थी 2019 के बाद, इन स्पाइट ऑफ द रिस्ट्रिक्शंस, कि मैं कश्मीरी जर्नलिस्ट के साथ मूव कर सकूं फील्ड में। तो ये जो मैंने आपको ऑब्जर्वेशंस बताई हैं कि जो एक यंग क्रॉप है अब जर्नलिस्ट का, मिड करियर, या जो यंगर जर्नलिस्ट हैं, स्पेशली जो फ्रीलांस कर रहे हैं, उनको उनमें एक जज्बा है जहाँ पे वो बताना चाह रहे हैं अपनी स्टोरी, क्योंकि उनकी स्टोरी कहीं ना कहीं वो जस्टिस से कैप्चर नहीं हो पाई है लार्जर मीडिया में। तो एथनोग्राफिक फील्ड वर्क से यही मतलब ब्रॉडली होगा कि आप अपनी पोजीशन को एज अ रिसर्चर एक्नॉलेज करते हैं। आप कौन हैं, आपकी शनाख्त क्या है, आपकी आइडेंटिटी क्या है, और अपनी पोजीशन को एक्नॉलेज करते हुए आप अपने सब्जेक्ट के साथ एंगेज करते हैं। तो आपकी रिसर्च एक ऑब्जेक्ट नहीं है, आपकी रिसर्च ब्रेनलेस नहीं है। आप एक्नॉलेज करते हैं कि आपकी रिसर्च का जो फील्ड है वो जिंदा है, वो लिविंग है, वो एक सब्जेक्ट है, और आप उनको एक इक्वल फ्रंट पे जाकर मिलते हैं, एंड यू ट्राई टू एंगेज विद योर रिसर्च जस्ट नॉट ऑन बेसिस ऑफ इंटरव्यूज और सर्वेज, बट ऑल्सो आप रहन सहन मिलजुल कर वहां पे घुस कर आप समझने की कोशिश करते हैं। आई डोंट नो इफ दैट आंसर्स योर अच्छा, क्वेश्चन। जी बिल्कुल। लेकिन तो फिर मतलब एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्च और एथनोग्राफिक रिसर्च दोनों एक ही है मतलब? आई थिंक एंथ्रोपोलॉजी में वो तो आपको मतलब मैं जितना बता पाऊंगी, आई एम नॉट फ्रॉम एंथ्रोपोलॉजी, बट देखें काफी सारे हमारे पास मेथड्स अवेलेबल होते हैं रिसर्च करने के लिए। तो मैं जैसे आपको बताऊंगी, आर्काइवल रिसर्च एक चीज होती है। एंथ्रोपोलॉजी में ऑफ कोर्स एथनोग्राफी होती है, आई थिंक एथनोग्राफी उनका बहुत ही इम्पोर्टेंट एक रिसर्च मेथड है। उनका प्राइमरी रिसर्च मेथड एंथ्रोपोलॉजिस्ट का एथनोग्राफी होगा, जैसे हिस्टोरियंस का आर्काइवल होगा। दूसरे आप जो मेथड्स ले सकते हैं उसमें आप क्वेश्चनर्स कर सकते हैं। तो मेथडोलॉजीज आपके पास बहुत सारी होती हैं जो आप यूज कर सकते हैं। एक्शन रिसर्च एक मेथडोलॉजी होती है, आपकी फोकस ग्रुप डिस्कशंस होते हैं जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी यूज करते हैं, सोशियोलॉजिस्ट भी यूज करते हैं। तो आपके पास टूल्स बहुत होते हैं अपनी रिसर्च करने के लिए, लेकिन कभी कभी जब आपका फील्ड बहुत सेंसिटिव हो, तब मुझे लगता है एंथ्रोपोलॉजी की जो ये एथनोग्राफिक रिसर्च है ये काम आती है, क्योंकि आप कभी कभी ऐसी फील्ड में चले जाते हैं जहां पे आपको ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। किताबें भली बहुत हैं उन पे, जिन लोगों को आप समझने की कोशिश करें, जिनकी पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी को आप समझने की कोशिश करें, माने उन पे आर्टिकल्स एंड किताबें बहुत हैं, लेकिन
वो रिप्रेजेंटेशन उनका उन किताबों में शायद उतना नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप क्रिटिकल लेंस के साथ वहां पे जाना चाहें तो एथनोग्राफी एक यूजफुल टूल बन सकता है। हैविंग सेड दैट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि एंथ्रोपोलॉजी जो है वो एक कॉलोनियल डिसिप्लिन है। तो एंथ्रोपोलॉजी की जो हिस्ट्री है वो इतना क्लीन हिस्ट्री नहीं है। लेकिन ये जो हमारे पास अब रिसर्च टूल्स हैं जितने भी हैं, ये सारे भी इवॉल्व हुए हैं डीकोलोनाइजेशन के साथ, फेमिनिस्ट मूवमेंट्स के साथ, क्रिटिकल रेस थियोरी के आने के बाद। तो हम यूज कर पाते हैं इन चीजों को टू टू अंडरस्टैंड और फील बेटर। लेकिन आई डोंट नो इफ you can say ethnography is synonymous with anthropology. It is obviously one of the primary tools, but it is used by other disciplines also. Political science में हम use करते हैं काफी, IR में मैंने use किया है अपने PhD research में as well। 2 साल का ethnographic work था मेरा, क्योंकि both the communities I was working with are racially different and very very marginalized। हदरामीज जो हैं वो अरब मुस्लिम हैं जो सेंचुरीज से हैदराबाद में रह रहे हैं, एंड सिद्दीज आर ब्लैक मुस्लिम्स जो हैदराबाद में रहते हैं। उनको समझने के लिए क्रिटिकल लेंस अप्लाई करना बहुत जरूरी था, क्योंकि इंफॉर्मेशन कम थी और उनका रिप्रेजेंटेशन पॉलिटिक्स में, सोसाइटी में बहुत मार्जिनलाइज्ड है। तो एथनोग्राफी ने थोड़ी मदद की समझने में, काफी मदद की उन कम्युनिटीज को समझने में। जज़ाकल्लाह, आई थिंक बहुत अच्छे से क्लैरिफाई हो गया। जी, अगर किसी